दिनों बाद अफगानिस्तान में तालिबान का राज आधिकारिक तौर से शुरू होने वाला है। इस बीच पंशीर और खौफ और हिंसा के बीच तालिबान अपनी हुकूमत को आधिकारिक तौर पर अमली जामा भी पहना देगा, जिसके चलते पूरी दुनिया के प्रति तालिबान की क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या रणनीति है, इस मुद्दे पर तालिबान ने अब अपनी राय स्पष्ट कर दी है। तालिबान के प्रवक्ता कल यानी शनिवार को अफगानिस्तान में अपनी सरकार की आधिकारिक स्थापना का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच काबुल में एक मस्जिद से तालिबान ने यह भी ऐलान किया कि अब अफगानिस्तान की कानून व्यवस्था शरीयत के मुताबिक चलेगी। हालांकि तालिबान आतंकी गतिविधियों का साथ न देने की भी बात कर रहा है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में अंतर है। तो वहीं तालिबान के प्रवक्ता ने चीन को अपना सबसे बड़ा साथी करार दिया है। ऐसे में बर्बादी की कगार पर खड़े अफगानिस्तान को फिर खड़ा करने की जिम्मेदारी तालिबान चीन को सौंप सकता है। साफ है कि आने वाले वक्त में चीन और तालिबान की साझेदारी मजबूत हो सकती है, क्योंकि तालिबान खुद को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए चीन की मदद चाहता है, जिसके लिए वो चीन के हर उस प्रोजेक्ट की सहायता कर सकता है या फिर उसको अपनी अनुमति दे सकता है जिसके भारत खिलाफ है, जो कि भारत के लिए एक चिंता और चुनौती का सबब बन सकता है। यूपी में इन दिनों मौसम चुनावी है। सभी राजनीतिक दल और राजनेता जोर शोर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर कोई अपनी पेट और पकड़ को मजबूत करने में जुटा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी तैयारियों में जोर शोर से जुटे हुए हैं। तो वहीं सीएम योगी ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित गोंडा, बहराइच और बलरामपुर का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की और उनको राहत सामग्री बांटी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की बाढ़ इकाई को हर जिले में तैनात किया गया है। अगर किसी की बाढ़ के पानी में डूबने या किसी हिंसक जानवर के काटने से मौत होती है तो पीड़ित परिवारों को तत्काल 4 लाख रुपए उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा तो लिया ही, साथ ही पीड़ितों से बात भी की। इसके साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश के सभी जिलों में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। ये नोडल अधिकारी बाढ़ से हुए नुकसान का ब्यौरा देंगे। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। राज्य का सबसे बड़ा त्योहार फिर से धूमधाम से मनाया जाएगा, लेकिन इससे बीच एक विवाद भी खड़ा हो गया। इस बार दुर्गा पंडाल में सीएम ममता बनर्जी की मूर्ति दिखने वाली है, जिसको लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। आर्टिस्ट मिंटू पॉल अपनी टीम के साथ मिलकर ममता बनर्जी की एक 10 हाथ वाली मूर्ति तैयार कर रहे हैं। इस मूर्ति को दुर्गा पूजा के दौरान एक पंडाल में रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि इस मूर्ति के बहाने ममता बनर्जी के कार्यकाल में शुरू हुई 10 योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। आर्टिस्ट मिंटू ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मूर्ति पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। पहले भी कई नेताओं की इस प्रकार की मूर्तियां तैयार की गई है। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि ममता बनर्जी की उस मूर्ति की पूजा नहीं की जाएगी, उसे सिर्फ पंडाल में लोगों को देखने के लिए रखा गया है। लेकिन ममता बनर्जी की इस 10 हाथ वाली प्रतिमा को बीजेपी ने अपना निशाना बना लिया। बीजेपी ने ममता बनर्जी की इस मूर्ति को उनके अहंकार से जोड़ दिया। शुभेंदु अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा कि जब कोई आपकी तुलना भगवान से करता है, जब आपको भगवान की उपाधि देने की कोशिश करता है, तो वो सिर्फ इसलिए ताकि आप खुश हो जाएं। लेकिन इससे साफ पता चलता है कि आपका अहंकार इतना ज्यादा हो चुका है कि आपका विवेक काम नहीं कर रहा। दिल्ली विधानसभा में एक सुरंगनुमा ढांचा खोजा गया है। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने बताया कि यह सुरंग विधानसभा को लाल किले से जोड़ती है। अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए इस सुरंग का इस्तेमाल करते थे। विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल ने कहा कि जब मैं 1993 में विधायक बना तो ऐसी बातें सुनता था कि यहाँ सुरंग मौजूद हैं जो लाल किले तक जाती हैं। मैंने भी इतिहास जानने के लिए इस सुरंग को खोजने की कोशिश की, लेकिन इसे लेकर कभी कुछ साफ नहीं हुआ। अब हमें इस सुरंग का प्रवेश द्वार मिल गया है, लेकिन अब हमें आगे नहीं खोद रहे हैं। मुमकिन है सुरंग के आगे का रास्ता मेट्रो प्रोजेक्ट और सीवर इंस्टॉल करने में नष्ट हो गया हो। गोयल ने कहा कि जब देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई तो दिल्ली विधानसभा केंद्रीय विधानसभा के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। 1926 में इसे कोर्ट में तब्दील कर दिया गया और इस सुरंग के जरिए अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को कोर्ट तक लेकर आते थे। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने बताया कि हम सभी जानते थे कि यहाँ एक कमरा है जहाँ फांसी दी जाती थी। फांसी दी जाने वाले कमरे को अगले 15 अगस्त तक सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा। पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसी के साथ
भारत की झोली में 13 मेडल आ चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक में हरविंदर सिंह ने आर्चरी में भारत के लिए तीसरा मेडल जीता। उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मैच के शूटआउट में कोरिया के तीरंदाज को हराया। इससे पहले राजस्थान की अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अवनी के अलावा आज प्रवीण कुमार ने भी देश को मेडल दिलाया। उन्होंने हाई जंप में नए एशियन रिकॉर्ड्स के साथ सिल्वर मेडल जीता। ये मेडल उन्हें T64 कैटेगरी की हाई जंप में मिला। भारत के अब टोक्यो में 13 मेडल हो चुके हैं। 53 साल में 11 ओलंपिक्स में 12 मेडल आए। 1960 से पैरालंपिक्स हो रहा है। भारत 1968 से पैरालंपिक्स में भाग ले रहा है। वहीं 1976 और 1980 में भारत ने भाग नहीं लिया था। जयपुर की अवनी पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन चुकी है। उसी के साथ देवेंद्र झांझड़िया ने 3 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया बीकानेर दौरे पर रहे। यहां पर कांग्रेसियों ने उनका स्वागत किया। बाद में कलेक्ट्रेट सभागार में खान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें एसीएस सुबोध अग्रवाल, कलेक्टर नमित मेहता भी मौजूद रहे। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से बातचीत में कहा, नई खनन नीति का फोकस इस बात पर रहेगा कि रोजगार परक हो, सर्वजन हिताय हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संवेदनशील हैं। वो जो काम कर रहे हैं सभी वर्गों को ध्यान में रखकर करते हैं। साथ ही साथ अवैध खनन सहित बजरी के रेट बेतहाशा बढ़ जाने पर उन्होंने कहा कि ये पुरानी सरकार ने हमें सौगात में दी थी, यानी भाजपा का करा कराया काम है जिसको हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर उनका कहना था कि एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में ये मामले अटके हैं, लेकिन हम पैरवी करवा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर एक संवाद कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें गौशालाओं के प्रतिनिधियों से बातचीत की। अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस सरकार ने गौशालाओं के लिए कई काम किए हैं, अनुदान भी बढ़ाया गया है, काम किए भी जा रहे हैं। यहाँ पर गौशालाओं से जुड़े करीब 300 प्रतिनिधियों ने शिरकत की और अपनी बात भी एक तरह से इस मंच पर रखी। तो कुल मिलाकर प्रमोद जैन भाया ने एक तरह संदेश देने की कोशिश की कि खनन नीति को लेकर सरकार गंभीर है और अवैध खनन पर लगाम लगाएगी। लेकिन ये बात पहले भी दौरों के दौरान खनन मंत्री कहते रहे हैं, लेकिन अवैध खनन को लेकर बहुत कुछ बदला नहीं है। वहीं एक पॉलिटिकल सवाल के जवाब में खनन मंत्री का कहना था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, भाजपा मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रही है, कुछ होने वाला नहीं है। तो इधर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी देशनोक दौरे पर रहे। उन्होंने यहाँ कई कार्यक्रमों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार विकास के कामों पर फोकस कर रहे हैं। जितना मांगा है कोलायत विधानसभा क्षेत्र को दिया गया है। राजस्थान के 6 जिलों में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव को लेकर कल मतगणना होनी है, इसमें जोधपुर भी शामिल है। जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में मतगणना को लेकर जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और अतिरिक्त जिला कलेक्टर एल नेहरा लगातार जहां मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तमाम व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया गया। जोधपुर संभाग की बात करें तो जोधपुर और सिरोही के अंदर मतगणना होगी और कल जब जैसे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे तब तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी कि आखिर कांग्रेस को बढ़त मिलती है या फिर भाजपा को। रालोसपा किसका खेल बिगाड़ती है, किसका जिला प्रमुख बनता है, तो उसको लेकर के कई तरह की जो अटकलें चल रही है वो सब तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर डूंगरपुर जिले में लूट और डकैती की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस भी इनका पीछा करते हुए लगातार एक के बाद एक वारदात को खोलने में सफलता हासिल कर रही है। 15 अगस्त को पिकअप संचालक के साथ मारपीट और लूट के मामले में 6 डकैतों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुधीर जोशी ने बताया कि 15 अगस्त को मांडेला उपली निवासी संजय खराड़ी अपने चालक के साथ पिकअप लेकर डूंगरपुर सामान लेने निकला था। इसके बाद वह अपने गांव लौट रहा था। इस दौरान महुड़ी गांव के पास 6 डकैतों ने उनकी पिकअप रोकी और शराब के लिए पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर डकैतों ने उनके साथ मारपीट की और 34,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में आकर मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो 22 अगस्त को मामले का खुलासा करते हुए विकास नगर फलयाल रमैया निवासी पुष्पेंद्र ननमा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई थी। उसकी निशानदेही पर 5 अन्य डकैतों की भी पहचान कर ली गई, जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम महुड़ी फला उपला निवासी करण, प्रेम कुमार, विकास और धनपाल, देवेंद्र और योगेश हैं। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी का कहना है कि आपको कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि दिखे तो तत्काल सूचना निकटतम थाने में या पुलिस चौकी को दें, जिससे होने वाली किसी भी बड़ी लूट या डकैती को रोकने में सफलता हासिल हो सके।